नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में भाजपा के मंडल अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में ई कॉमर्स पर एमएसएमई पुस्तिका लॉन्च करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर एआईसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस का ध्वज फहराया। इस मौके पर सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम पार्टी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक रैली में शामिल होंगे। अभिनेता, राजनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का आज चेन्नई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। कैप्टन विजयकांत के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया है। पीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, विजयकांत जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। तमिल फिल्म जगत के एक दिग्गज, उनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीता। उनका निधन एक खालीपन छोड़ गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। अभिनेता और डीएमडी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत के पार्थिव शरीर को उनके विरुगम बक्कम स्थित घर से कोयम्बेडू में डीएमडी के कार्यालय से ले जाया गया। इजरायल दूतावास के पास बम धमाके के बाद जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए मामले की जांच कर रही है, वहीं दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली स्थित इजरायल दूतावास के बाहरी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर विद्यार्थियों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है। यूजीसी ने कहा कि एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा है कि एमफिल कार्यक्रम 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अमान्य है। 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेंगी। कोच्चि में आज से 3 दिवसीय बाजरा मछली महोत्सव की शुरुआत। इसका उद्देश्य संतुलित आहार के रूप में बाजरा और मछली के मिश्रित स्वाद को बढ़ावा देना है। दिल्ली में होने वाली जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यह सामान्य बैठक है, हर साल में एक बार ये बैठक होती है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस प्रकार की बेकार की बातों को लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, सभी मिलकर अयोध्या को भव्य, दिव्य, स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह अभियान लगातार चलेगा।
अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने श्री राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के तीर्थयात्री भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी की मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और जनकपुर यात्रा के बाद नेपाल के लोगों को भी श्री रामलला के दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा है। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़े रहे संगीता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बासोला ने कहा, रामलला के मंदिर निर्माण के बाद नेपाल के आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में अधिक सार्वजनिक भागीदारी देखी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोवा के पोंडा में पहुंची। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। पंजाब में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव करने के लिए 20 महिलाओं को ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। हरियाणा के मानेसर में प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र में इफ्को से 15 दिवसीय ड्रोन प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4097 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 6 लोगों की मौत भी हुई है। काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम का छठा समूह काशी पहुंच चुका है। काशी पहुंचकर समूह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से भी काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ एक भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी एक बस की टक्कर डंपर से हुई। हादसे से बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना जताई है। देश भर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। समूचा उत्तर भारत सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। राजधानी दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी लेट चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से विमान परिचालन सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। पंजाब में भी कोहरे का कहर है। बठिंडा में कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित है। जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय पिछले वित्त वर्ष में 12.98% बढ़कर 7.83 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि साधारण बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 16.4% बढ़कर 2.57 लाख करोड़ रुपए हो गई। बीमा नियामक इरिडा ने सालाना रिपोर्ट में जानकारी दी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा कि निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 16.34% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता ने प्रीमियम में 10.90% की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विशेष रसायन बनाने वाली कंपनी पीसीबीएल लिमिटेड के एक्वाफार्म केमिकल्स में 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने ग्रीन चैनल रूट के तहत इस सौदे को अपनी मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी अपनी हरित ऊर्जा इकाई को 1-2 साल में सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी को भविष्य में इसमें अधिक मांग की उम्मीद है।
गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय में 30 से 40% की वृद्धि की उम्मीद कर रही है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। अब आरबीआई ने दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएंगे। प्रतिभूतियों पर कर्ज देने और उधार लेने से संबंधित एक सुव्यवस्थित बाजार सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक के बाजार को सघन करने के साथ उसे तरलता देने का काम करेगा। इससे प्रतिभूतियों के प्रभावी मूल्य की तलाश में मदद मिलेगी। ग्रो बायोलॉजिकल कंपनी आईपीएल बायोलॉजिकल ने कहा कि उसने 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य सरकार की एजेंसी गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का बजट पिछले 10 सालों में करीब 8 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में मंत्रालय को 34,345.2 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण को दी मंजूरी। इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 1,511.70 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। मोदी सरकार ने अब मिलिंग कोबरा के लिए किसानों को 11,160 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि बॉल कोबरा के लिए किसानों को 12,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले घोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। टाटा समूह जल्द ही एप्पल के लिए ठेके पर आईफोन बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। इस संबंध में समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगस्त तक इसका मालिकाना हक टाटा के पास आ जाएगा। एसबीआई ने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। वर्ष 2024 से शुरू होने से पहले बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दर को रिवाइज किया है। अब से एफडी की नई दरें लागू हो गई हैं। बैंक ने 2 करोड़ के एफडी के इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। ईपीएफओ ने खाताधारकों को फ्रिज या डीप फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक फ्रिज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक सीएस राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। प्राइवेट सेक्टर के कर्जदाता ने एक्सचेंजों को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें 1 जनवरी 2024 से 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एलएनटी को सऊदी अरब से बिजली उत्पादन और जल प्रणाली से संबंधित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन और बिजली संयंत्रों से संबंधित विभिन्न प्रणालियां स्थापित करने के वास्ते उसे इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में चुना गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जी इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी आईआईटी बम्बई के साथ मिलकर भारत जीपीटी कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। घरेलू बाजार के मजबूत प्रदर्शन के चलते नवंबर के अंत तक भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि पी नोट्स के माध्यम से निवेश बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने जयशंकर से कहा, हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की ने मॉस्को में अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय बैठक में शिरकत की। बैठक के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश के संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान द्विपक्षीय के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने दीर्घकालिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आपसी निवेश, द्विपक्षीय निवेश संधि पर प्रगति की आवश्यकता पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी की दूसरी छमाही में फिर से शुरू की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक में अमेरिकी हवाई हमले का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इराक में सोमवार को अमेरिकी सेना के हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान और ईरान समर्थित मलेशिया समूहों को अमेरिका के कर्मियों और सुविधाओं पर हमले करने या समर्थन करने से रोकना था। अमेरिकी सेना ने सोमवार को इराक में ईरान गठबंधन द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद जवाबी हवाई हमले किए, जिसमें एक अमेरिकी सेवा सदस्य को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया और 2 अन्य अमेरिकी कर्मियों को घायल कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल से रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान पुलिस ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कॉल के दौरान गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि फ्रांस आने वाले दिनों में जॉर्डन के साथ मिलकर गाजा में मानवीय अभियान चलाने के लिए काम करेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अभूतपूर्व हमास हमले के कारण शुरू हुए युद्ध के बाद से नेतन्याहू के सहयोगी मैक्रॉन ने इजरायली प्रधानमंत्री को गाजा में नागरिकों की मौत और मानवीय आपातकाल के बारे में अपनी गहरी चिंता के बारे में बताया। मैक्रॉन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और नई नियोजित बस्तियों को रोकने के उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी संयुक्त सीमा पर प्रवासन पर चर्चा करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर से मुलाकात की। होमलैंड सुरक्षा सचिव एलेजांद्रो मायोर्कास और अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा सलाहकार एलिजाबेथ शेरवुड रांडेल भी मैक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में बैठक में शामिल हुए। बैठक से पहले ओब्राडोर ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को दीवारें बनाने के बजाय लोगों में निवेश पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना, युद्ध सामग्री उद्योग और परमाणु हथियार क्षेत्र को युद्ध की तैयारियों में तेजी लाने को कहा है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में 2024 के लिए नीति निर्देशों पर बोलते हुए किम ने यह भी कहा कि प्योंगयांग साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्र देशों के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करेगा। ईरान और रूस ने अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े में टेस्ट मैच में पहली बार दी थी ऑस्ट्रेलिया को मात। भारत की नजर घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में टीम इंडिया को मिली है जीत। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की तरफ से डीन एल्गर ने शानदार शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी 264 रन पर सिमट गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की रही खराब शुरुआत। खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्य करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के चेयरमैन भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा को बनाया गया है। सलामी बल्लेबाज लिटन दास की नाबाद 42 रन की धैर्यपूर्ण पारी की मदद से बांग्लादेश ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर अगले हफ्ते भुवनेश्वर में 8 साल बाद सीनियर कलात्मक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता 2 से 4 जनवरी तक होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के आगे पस्त हुई एवर्टन। सिटी ने 3-1 से जीता मुकाबला। इस जीत के साथ ही मैन सिटी फिल फोडेन ने दिखाया जबरदस्त खेल। मैन सिटी के लिए इस सीजन में किया गया 9वां गोल।
वहीं चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबले में जीत ने दिया चेल्सी का साथ, क्रिस्टल पैलेस को दी 2-1 से मात। अपने होम ग्राउंड पर चेल्सी की प्रीमियर लीग में यह लगातार तीसरी जीत है। जीत के साथ चेल्सी पहुंची लीग में 10वें स्थान पर। रणबीर और आलिया की बेटी राहा की फोटो देख धर्मेंद्र इमोशनल हो गए और ऋषि कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि यादों की याद जब आ जाती है। आपको बता दें, ऋषि कपूर पहले दुनिया को अलविदा 3 साल पहले कर चुके हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने श्रीनगर क्रिकेट टीम खरीदी है, जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपना दमखम दिखाएगी। इस बीच अब अक्षय ने अपनी इस टीम की जर्सी को लॉन्च कर दिया है, जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तमिल फिल्म कोचादाइया से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लता को 1 लाख के निजी बॉन्ड और 25,000 नकद जमा करने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत मिल गई। अभिनेता सलमान खान ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की शाम को सलमान खान हमेशा की तरह अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में नजर आए। इस दौरान सलमान के साथ उनके पिता और मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान और सिक्योरिटी गार्ड की टीम दिखाई दी। एनिमल में जोया का बेहतरीन किरदार निभाकर दर्शकों की चहेती बन चुकी अभिनेत्री तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन के साथ बहुत जल्द फिल्म आशिकी 3 में स्क्रीन शेयर करती नजर आ सकती हैं। टीआरपी चार्ट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने के कारण बिग बॉस के निर्माताओं ने सीजन 17 के फिनाले की तारीख को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले 24 जनवरी को होगा। एनिमल का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाकर रख दिया। एनिमल ने इंडिया में अब तक कुल 540.03 करोड़ रुपए की नेट कमाई और 642.3 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जैक स्नाइडर द्वारा लिखित निर्देशित रेबेल मून ने शुरुआत के साथ ही नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। स्नाइडर ने कहा, रेबेल मून को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करना वास्तव में अद्वितीय अनुभव रहा है और मैं रोमांचित हूं कि फिल्म दुनिया भर में 1 नंबर पर है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।